हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है आरआरबी टेक्नीशियन का जो है ये स्पेशल ही क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, जिसमें जो है हम लोग डेली ही एक ऐसा जो है क्लास कर रहे हैं जिसमें आप लोगों का जिनका भी पेपर जो है आरआरबी टेक्नीशियन का 6, 9, 10 मार्च को जो है लगा हुआ है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। और जो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल है, वो आप लोग 100% देखोगे कि एग्जाम हॉल में यहीं से प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे जो है आप लोग के टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न जो आप लोगों का 2000 2000 जो ये 26 से जिस तरीके से रेलवे ने जो है प्रश्नों को पूछा है, ठीक है, जिस वे में, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लास जो है आप लोगों को बनाया गया है, पूरा का पूरा नया सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो भी मेरे दोस्त आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आपको 6 तारीख को, 9 तारीख को और 10 मार्च को देखने को आपको मिलेगा, बिल्कुल 100% आपको यहाँ से मैच करेगा प्रश्न। तो चलिएगा, ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये चारों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही क्लास में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप पेपर में देखते हो। तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देखना, ताकि हर एक सब्जेक्ट को जो है आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। क्योंकि देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जितना आपके पास मैथ में जानकारी है, उतना ही रीजनिंग में होना चाहिए, उतना ही साइंस में होना चाहिए, और उतना ही जीके में होना चाहिए। ठीक है, जीके में तो कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि जीके आपके में ना की मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, खास करके साइंस, मैथ और रीजनिंग आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। तो चलिएगा, इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, तो क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको एक सीट पक्का करना है। तो जो आपके 2 से 3 दिन का समय है, इसमें जो भी प्रश्न आप लोगों को हम कराएंगे, बिल्कुल ही आप समझ लो रामबाण होगा। और आप कहीं ना कहीं 100% अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो क्लास को देख लो, बिल्कुल आप एक सीट पक्का कर लोगे। पहले चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों के साथ। कह रहा है यहाँ पे उष्मागतिकी चैप्टर से कि एक जो है कार्बोनेट इंजन, एक कार्नोट इंजन जो है 123 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, इसकी जो है क्षमता क्या होगी, ये जो है आप लोगों के बीच बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है, 25% के बीच होगा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा दूसरा, कि यदि किसी माध्यम का जो है क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस माध्यम का जो है अपवर्तनांक क्या होगा। देखो, जो भी साइंस के प्रश्न है, बिल्कुल आपको इसी लेवल के पूछे जाते हैं। और बिल्कुल ही आप लोग ऐसे प्रश्नों को तैयार करो जो आपको एग्जाम हॉल में सीधा देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो है प्रश्न आपको डेली ही हमारे ही यूट्यूब चैनल पे, रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल पे आपको डेली ही देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं √2, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। किसी भी माध्यम का क्रांति कोण अगर 90 डिग्री का है, तो उसका माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि दो जो है प्रतिरोध R और R2 एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि इनसे होकर जो है समान धारा प्रवाहित होती है, तो इनमें से उत्पन्न ऊष्मा का जो है अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा है। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताओगे। देखिए, प्रतिरोध एक है और दो प्रतिरोध है, ठीक है। इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ोगे, तो इसमें जो है समान धारा प्रवाहित करोगे, तो इसमें जो उष्मा उत्पन्न होगा, वो क्या हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा, कि जो है निम्नलिखित में से किस अणु की जो है संरचना पिरामिडीय पिरामिडीय होता है। बताइएगा कि इनमें से किस अणु का जो है संरचना पिरामिडीय होता है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे पे आ चुके हैं। फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे अगर मालूम है तो बताने की कोशिश कीजिए, नहीं मालूम है तो आपको फिर से कह रहा हूँ बेहतर तरीके से आप क्लास को याद रखोगे, 1 से 2 बार देख लोगे, बिल्कुल ये प्रश्न आप लोगों को दिमाग में उतर जाएगा। NH3 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जब एथिल एल्कोहल को सांद्रित H2SO4 के साथ जो है 443 केल्विन पर जो है गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पन्न क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न तंग करेंगे। अगर आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व करके एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो आसानी से पेपर को करके आओगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं एथीन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ड्राइंग, ये जो है इंस्ट्रूमेंट से जो है प्रश्न है कि एक टी स्क्वायर का जो है उपयोग मुख्य रूप से ड्राइंग बोर्ड पर किस प्रकार की जो है रेखाएं खींचने के लिए जो है किया जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों के सामने है और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 6ठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं यहाँ पे कह रहे हैं 36 के लिए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़े से जो है प्रश्न को छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक जो है वर्नियर कैलिपर का जो है अल्पतमांक क्या होगा यदि जो है मुख्य पैमाने का जो है 1/4 मिमी है और वर्नियर पैमाने के जो है 50 भाग मुख्य पैमाने के जो है 49 भाग के बराबर है, बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है 0.02 मिमी का होगा, ऑप्शन नंबर बी सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है मानव शरीर में डाउन सिंड्रोम किस जो है गुणसूत्र की जो है त्रिसूत्रता के जो है कारण होता है, बताइएगा कि मानव शरीर में डाउन सिंड्रोम किस जो है गुणसूत्र की जो है त्रिसूत्रता का जो है कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है एक गुणसूत्र 21, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस अंगक को आत्मघाती थैली के जो है अलावा कोशिका का जो है कचरा निपटान तंत्र भी कहा जाता है। आपको बताना है कि जो है कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली के अलावा कोशिका का कचरा निपटान तंत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है लाइसोसोम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में निम्न में से कौन सी जो है धातु नहीं होती है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में निम्न में से कौन सी जो है धातु नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे चांदी एजी, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए गणित का प्रश्न है। आप लोगों से फिर कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त मेरे से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ो। अगर आपको बेहतर से बेहतर प्रश्न लेना है, लेटेस्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में जिस पैटर्न से जो है अभी आप लोगों का ग्रुप डी जो है एग्जाम हुआ है, ALP का एग्जाम हुआ है, जेई का एग्जाम हुआ है, उसके आधार पर ये जो है क्लास बनाया गया है, ठीक है। और बिल्कुल उसी के आधार पे आपका एग्जाम होगा। रेलवे का जो नया पैटर्न है
इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे गणित का स्टार्ट हो रहा है। एक द्विघात समीकरण जो है दिया गया है, इसके मूल्य जो है अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो है आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चैप्टर द्विघात समीकरण। और बिल्कुल ही ऐसे ही प्रश्न देता है 10th 12th में जो ये प्रश्न होते हैं, और आपने पढ़ा होगा अगर बेहतर तरीके से तो आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या करना होता है ये समझिएगा। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ से जो दिया गया है इसमें आप लोग अल्फा और बीटा निकालोगे, या तो इसका शून्यांक निकाल लो, जो एक्स का वैल्यू 2 ठो आएगा वही एक ठो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, एक ठो बीटा का हो जाएगा। या आप यहाँ से कर सकते हो कि ये अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस का लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या फार्मूला कहता है कि ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और होता है माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। आप यहाँ से देखो अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा चाहिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो। फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी बटा ए, तो देखो ये एक्स के आगे ए होता है, ये एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए होता है, और ये जो है बी होता है, ये बी है, ये ए है, और ये लास्ट वाला सी है। तो आप यहाँ पे रख दो माइनस बी बटा ए, माइनस 7 है तो माइनस माइनस प्लस 7, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा यानी 7। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये होता है सी बटा ए, यानी कि आप कह सकते हो 12 बटा ए, 12 बटा ए। आप अब देखोगे यहाँ पे आप वैल्यू बैठा लो, यहाँ पे कितना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7, 7 बटा 1 का मतलब 7 ही होता है, इसका स्क्वायर करो, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो 12 है, 12 बटा 1 का मतलब 12, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 12 दूना का 24, 49 में से 24 घटा लो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 25, जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है त्रिकोणमिति का, ठीक है जी, त्रिकोणमिति का ये प्रश्न है, और आपसे जो है यहाँ पे कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आप मुझे बताने की कोशिश करो। बताइए आप लोगों को इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा फटाफट से बता सकते हैं आप लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो। देखिए सबसे पहले आप करो क्या, इस कॉस को इस तरीके से ले जाओ, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और बराबर में हो जाएगा ये √2 कॉस थीटा, और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा अगर कॉमन करोगे तो √2 और माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसको इधर बुलाओगे तो साइन बटा कॉस हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1। अब यहाँ से आपको साइन थीटा के जगह पे आपको p बटा एच और b बटा एच जो है आपको निकालना है, और उसके बाद से रखना है साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए जब कॉस थीटा और साइन थीटा देखोगे यहाँ पे माइनस में है, और इसका अपोजिट है, तो देखो यहाँ पे √2 साइन थीटा है, और उसी का यहाँ पे अपोजिट दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 साइन थीटा। आप इजीली कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है पाइप और टंकी से रिलेटेड प्रश्न है कि पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिखा है उतना ही आप पढ़ो, और उसके बाद से उतना सॉल्व करो। कभी भी गणित के प्रश्न गलत नहीं हो सकते हैं। इसने कहा है कि एक टंकी ए है जो कि आपको 12 घंटे में जो है यहाँ पे भर के दे देता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा टंकी बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा एक टंकी है हमारे पास बी, वो जो है 18 घंटे में खाली करता है, ये खाली करने का काम कर रहा है, मतलब निकाल रहा है, माइनस लिख लेना। यदि दोनों टंकी साथ में खोल दिया जाए तो आधे टंकी को भरने में, प्रश्न पूरा नहीं पढ़िएगा, कभी भी प्रश्न गलत हो सकता है, ठीक है। हमें आधे भरना है, तो पूरा टंकी का हम आयतन निकालेंगे, तो 12 और 18 के एलसीएम ले लेंगे, यानी कि पूरा जो है टंकी में कितना जो है यहाँ पे वैल्यू अटता है 18, 12 के पहाड़े में 3 मर्त में, 18 के पहाड़े में 2 मर्त में। देखिए यहाँ पे ये भरने का काम कर रहा है, ये 3 लीटर भर रहा है और ये 1 लीटर खाली कर रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है, यानी कि हमारे पास बचेगा कितना, 1 लीटर। यानी कि कुल मिला के अगर हम भरने जाएंगे ए और बी के साथ में, तो हमने 3 लीटर तो भरा ए, और 2 लीटर उसमें से बी निकाल दिया,
तो 1 घंटा में कितना भराएगा, 1 ही भराएगा। इसने कहा है कि भाई साहब जितना टंकी का धारिता है उसमें से आधा भरना है, तो यहाँ पे 36 है, इसका आधा करोगे तो 18 हो जाएगा। और 1 घंटा में 1 भर रहा है तो 18 में 1 से भाग दे दो, 18 घंटे का समय लगेगा आधा टंकी को भरने में। मुझे लगता है कि गलती आप किसी भी एंगल से नहीं करोगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो है ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज की जो है ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज का जो है भुजा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का जो है ऊंचाई बराबर क्या होता है, सबसे पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसके बराबर में क्या होता है, तो √3/2 और ये मतलब होता है भुजा, ये मतलब क्या होता है, भुजा। यहाँ से देखो h ऊंचाई दिया गया है हम लोगों के पास, यहाँ से h की जगह पे हम रख लेते हैं कितना, तो इसने कहा है भाई साहब 6√3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, ये 2 से तिरछा तिरछे गुणा होगा, 6 दूना का 12, यानी कि a का वैल्यू जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 और भुजा स्क्वायर यही होता है। आप यहाँ से वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा √3/4, भुजा के जगह पे कितना आया है आप देख लो, 12, 12 का वर्ग कर दो, यानी 12 गुणे 12, ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, कितना, 4 तिया 12, तो 3 में 12 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, √3 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या होती है, √3/2 भुजा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है संख्यांकी की प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की जो है माध्यिका ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल एग्जाम हॉल में परेशान करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर आपको आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं डेली क्लास करना पड़ेगा, और क्लास को कम से कम लाइक शेयर करोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, और आपके लिए हम हमेशा ही ऐसे क्लास बिल्कुल कराते रहेंगे। 7 अभाज्य संख्या, प्रथम 7, तो प्रथम क्या होता है, आपका अभाज्य संख्या है ना, तो सबसे पहले 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर आपका 5 होता है, फिर आपका 7 होता है, फिर आपका 11 होता है, फिर आपका 13 होता है, कितने हो गए, 3 और 3 6, आपका 1 हो जाएगा 17। इसने कहा है मध्य, मध्य यानी कि बीच वाला, तो देखो ये 2 काट दो, इधर से 2 ठो काट दो, ठीक है, फिर इधर जो है 3 ठो बचा हुआ है, तो 1 ठो इधर का काट दो, 1 ठो इधर का, बीच वाला हिस्सा ही मध्य कहलाता है। देख लो भाई साहब, 7 जो है आपके राइट उत्तर है, यही मध्य में है, माध्यिका उसी को बोलते हैं जो बीच में होता है, ठीक है। और कभी भी जो है ये क्या होते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं, तो ही आपको बीच वाला हिस्सा लेना है, अगर बढ़ते क्रम में नहीं है तो इसको सजाना पड़ेगा। जबकि ये जो है हम लोगों को प्रथम से बोला गया था, तो हम शुरू से लिख रहे थे, तो ये बढ़ते क्रम में था, इसलिए जो है आपका राइट उत्तर, बिल्कुल हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक मीनार जो है के पाद 30 मीटर दूर जो है स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिएगा, यही प्रश्न है, यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कहा है कि भाई साहब एक मीनार की ऊंचाई दी गई है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये मीनार हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जो है ऊंचाई जो है यहाँ पे हमें पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई भी पता है। अब इसका जो है ये वाला हिस्सा निकाल दो, यहाँ से कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, तो देखो अगर ये मीनार है ये भी, तो ये जो है कितना दूर है, 30 मीटर, इसके पाद मतलब होता है पैर से कितना दूर है, 30 मीटर, तो हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या है, तो हमें जो है ये हो गया h ऊंचाई, अगर आप देखोगे त्रिकोणमितीय पाइथागोरस के प्रमेय से, तो ये होता है आपका p और ये होता है b, ये किस में आता है, तो ये आता है आपके tan थीटा में। अब tan थीटा बराबर यानी tan 30 डिग्री बराबर देख लो कितना होता है, तो p/h यानी h बटा आपका वैल्यू आ जाएगा 30, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा h/30, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, क्या कर दो, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो ये आपका चला जाएगा, h का वैल्यू जब निकालोगे यहाँ से तो 3h हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30/√3। अब 30/√3 तो दिया नहीं है, तो आप क्या करो कि 30 को क्या कर दो, 30 को लिख दो 3 गुणे 10,
30 होता है, पर इसमें रूट लाना है तो आपको यहाँ पे रूट तीन कर दो, बट्टा में रूट 3 कर दो, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 10√3 जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका यानी कि प्रमेयीकरण कर देना था, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है कि यहाँ पे 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 1.5 वर्षों का जो है ब्याज क्या होगा यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये प्रश्न पूछा है। आप देखोगे इसने कहा है कि जो है अर्धवार्षिक, यानी कि समय का क्या करोगे आप 2 गुना करोगे, यानी कि समय तो हो जाएगा आपका 3 वर्ष, क्योंकि देखो 1.5 वर्ष में आपको छमाही देना है ब्याज, यानी कि हर 6 महीने में, यानी कि आपको 3 बार देना पड़ेगा। और जो आपका दर है, ठीक है, तो ये सालाना है तो इसको हाफ ईयरली करना पड़ेगा, यानी कि 5, हर 6 महीने पे आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर दो, इसका निकालना है आपको वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही इसका जो है आप फॉर्मूला कर लो। आपके पास कितना है, 8,000 रुपया, ठीक है, 8,000 रुपया, और इसका क्या कर दो, इसका क्या कर दो, अ, इसका निकाल लो, 1% 5%, 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 वर्षों का, तो ये हो जाएगा 1.05%, और इसका क्यूब कर लो और माइनस कर लो कितना, तो पैसा कितना है, हमें तो ब्याज निकालना है, तो 8,000 जो है माइनस कर दो, 8,000 ये तो हमारा खुद का पैसा है, तो इसमें गुणा करके निकाल दो। अब यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आप करोगे तो आपका जो राइट उत्तर यहाँ पे आएगा, इसको गुणा करो और इसको घटाओ, तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा, आप कहोगे ये 1200 जो है 61 रुपया हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका गुणा करो 3 बार, फिर 8,000 से गुणा करो, फिर माइनस का 8,000 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न है कि 60 रुपये प्रति किलो वाले चाय को 80 रुपये प्रति किलो की चाय से किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 रुपया प्रति किलो जो है हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको ये कह रहा है ये प्रश्न कि देखिए 2 कैटेगरी के चाय है, एक तो आप लोगों के पास 60 रुपये किलो है, एक तो 80 रुपया किलो है। ठीक है, और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, पर जो है मिलाने वाला जो है रेट कितना है 72 का, तो यहाँ से आप जो है 60 से 72 में भाग दे दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ये 80 से जो है 72 घटा दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 9 72। अब देखो ये कितने के पहाड़े में, 3 के पहाड़े, 4 के पहाड़े में, 4 दूना 8 अनुपात 4 तियां 12, 2:3, 2:3 के मिलाएगा अनुपात में, तो ये जो है 72 रुपया जो है पर केजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है संख्या पद्धति से रिलेटेड कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो है 125 और 94 को जो है विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचता है। बताइएगा। देखिए कभी भी आपको शेष बचाना है, कभी भी आपको कहे कि इतना शेष बचे, तो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले देखो 1 माइनस करना है, तो पहले वाले में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 100 हो जाएगा 24। दूसरा 94 है, 94 में से आपको कितना शेष बचाना है, 4, तो पहले ही 4 को माइनस कर लो। अब इन दोनों का क्या निकाल दो, एचसीएफ, इन दोनों का क्या निकालो, एचसीएफ, एचसीएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा आप लोगों के सामने, आप देखोगे यहाँ पे से 94 में से 4 घटाओगे, शेष बचाना है, तो इसका जो है एचसीएफ क्या आएगा, 124, और ये जो है 90 किसके पहाड़े में आएगा, 12। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे 124 और इसका, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ही के पहाड़ा में ही आएगा, और तो किसी पहाड़ा में तो आता नहीं है 90 और 124। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसने कहा है कि विभाजित करने पर ये शेष बचे, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है, देखो 125 था आप लोगों के पास, और ये 94 था, तो 94 की जगह पे अगर आपको 97 रख दिया जाए, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो आप यहाँ पे 125 और 97 में से घटा लो 4 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 93 में से 4 जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर तो 2 होना चाहिए, राइट उत्तर तो 2 होना चाहिए। अगर ये जो ऑप्शन है इसके अनुसार यहाँ पे 94 की जगह पे 97 होगा, तब जाके ये बनेगा, पर आपके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट उत्तर 2 ही रखोगे, क्योंकि प्रश्न जी जो हिसाब से दिया गया है इसका राइट उत्तर 2 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में टाइपिंग एरर हो गया है, थोड़े से आप एडजस्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेलगाड़ी एक खंभे को जो है 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे
प्लेटफॉर्म को जो है 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का ये मैथ का अंतिम प्रश्न है। अब जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं फटाफट से। कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो पेयर को जो है क्या लिखा जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। रीजनिंग के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे प्रश्नों में आपको टाइम बहुत कम लेना है। ठीक है, इसी में टाइम आपको बचाना है। जैसे मैंने देखा तो मुझे आर का कोड यहाँ पे 5 दिखाई दिया, ए का कोड, आई का कोड और एल का कोड, सबका कोड जो है यहाँ पे दिया गया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो है पी का कोड कितना है। पी का कोड इसमें मिलेगा, ये दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर यहाँ पे 4 है। ए का कोड यहाँ से देख लो, दूसरे नंबर पे 7 है। 47 से हमारा राइट उत्तर बनेगा, ये दोनों गलत। तीसरा आई है, आई का कोड यहाँ से देख लो कितना है, 9, यानी कि 9 जो है इसके बाद वाला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और अगर आपने ए को चुना है, अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को, इसमें जो है एक खाली स्थान है, वही जो है बताना है। जैसे 3, 5, 16 लिखा है, उसके बाद से 9, 7, 9, 7, 9, 32 लिखा है, तो अगला वाला में 11, 13 के बाद क्या होगा बताइए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लॉजिक लगाया गया है। आप देखो 3, 5 है, 16 पे हमें जाना है, तो 3, 5 को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 3, 5, 8, 8 का 2 गुना करेंगे, 8 दूना 16। उसी प्रकार दिया है 7 और 9, तो इन दोनों को जोड़ दो, 9, 7, 16, 16 दूना कितना होता है, 32। ठीक है जी, लॉजिक पता चल गया। तो 11 और 13 को जोड़ दो, 11, 13 कितना होता है, 24, 24 का 2 गुना कर दो, कितना होता है, 48, 48, 48 जो है आप लोग का राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप सिंपली कर सकते हैं, गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि आप खुद को महिला समझोगे, ठीक है, तब ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिखाई दे रहा व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। उस महिला का वह व्यक्ति क्या लगता है, ये बताना। देखिए सबसे पहले देखो, आप वह समझ लो जो महिला है। आप कह रहे हो कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी का बेटा, यानी कि अगर यहाँ पे दादा है तो इनका इकलौता बेटा, यानी कि कौन हो जाएगा, इनका बेटा यहाँ पे है, और इनका बेटा है, यानी इनका भी बेटा है, तो आपके ये दादा हो गए। आपके अगर ये दादा हैं तो कौन होंगे, यानी ये आपके क्या हैं, फादर हैं। ये आपके दादाजी हैं, ये आपके इकलौते फादर हैं, और फादर की ये कौन है, बेटा है, ये बेटा है, और आप कौन हो, इनके बेटी हो, क्योंकि दादाजी के इकलौते ही बेटा था, तो बेटा का आप बेटी और ये बेटा, यानी आपका ये क्या लगेगा, यही पूछा गया है, तो आपका भाई है, ये क्या है, आपका भाई है। भाई साहब इजीली आप सॉल्व करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि रोहित उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से जो है वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर जो है वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए दिशा। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करोगे आप लोग, सिंपल सा लॉजिक है कि उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलोगे। यहाँ से जो है हम 10 किलोमीटर चलेंगे उत्तर, और उत्तर से इसने कहा है कि आपको चलना है दक्षिण, तो दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है, कितना चलना है, 6। यानी कि देखो आप यहाँ से चले हो 10 और फिर ऊपर से आ जाओगे 6, यहाँ से 6 आ गए, फिर जो है पूरब जो है 3 किलोमीटर, तो यहाँ से पूरब चलना है आपको, पूरब यानी कि इस दिशा में आपको चलना है 3। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। देखो इधर आप चले हो 10, 10 में से 6 वापस आ गए हो, यानी कि आपके पास कितना बचा हुआ है, आपके पास ये दूरी जो है 4 बची हुई है, 4 बची हुई है, और आप इधर गए हो 3, 4 और 3 गए हो, 4 और 3, यानी कि जो है 4 और 3 का जो है यहाँ पे दूरी निकाल लो। दूरी कितना हो जाएगा, तो 4 और 3, तो ये कर्ण कितना होता है, 5, 4, 3, तो कर्ण कितना का होता है, आप इसका पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोलो, 3 का स्क्वायर 9, 9, 16, 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 किलोमीटर तो दूर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख शिक्षित
पुरुष और लेखक के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला है और अगले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर देखोगे। सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षक पुरुष। तो देखिए सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है टीचर, तो लिख लो टीचर पुरुष। क्या सभी के सभी टीचर पुरुष हैं? नहीं जी, कुछ पुरुष टीचर होते हैं, कुछ पुरुष नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैन। उसके बाद से लेखक, क्या शिक्षक लेखक होते हैं? बिल्कुल। क्या पुरुष लेखक होते हैं? बिल्कुल। तो कुछ ही पुरुष हैं, ऐसा कुछ ही पुरुष हैं जो लेखक भी हैं और आपके जो है आप लोगों के पुरुष भी हैं, लेखक भी हैं, मैन भी है, आदमी भी है, जो भी कह लो। तो आपको जो है यहाँ पे क्या बताना है? ऑप्शन नंबर सी कि जो है तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तीनों वृत्त आपस के एक दूसरे को काट रही हैं। देख रहे हो आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि वर्णमाला श्रृंखला को जो है पूरा करो। वर्णमाला जो श्रृंखला इसको पूरा करना है। अब देखिएगा ये जो है रीजनिंग के आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से अब तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ये डेली ही क्लास आपको शाम और सुबह में मिलने वाला है जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।